नमस्कार भाइयों। आज हमारा जो है टॉपिक है यूपीपीसीएस का, जो मैंने आपको बताया था कि पर डे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारतीय रियासतों के विलीनीकरण, विलीनीकरण मतलब होता है कि इसको शामिल करने की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले इंट्रो में लिखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब आप समझते ही होंगे। ठीक है, यही है भारतीय उपमहाद्वीप, ये है। ठीक है, यह है भारतीय उपमहाद्वीप। अब इस भारतीय उपमहाद्वीप में 562 रियासतें थीं, 4 कमिश्नरेट प्रांत थे। ठीक है, तो 562 रियासतों में जो इसमें छोटे छोटे राजा जो है राज करते थे, तो इन रियासतों को यह कहा गया था, लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेजों ने कहा था ये चीजें कि यदि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या भारत में मिल सकते हैं। इस परिस्थितियों से निपटान हेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दृढ़ निश्चय और छड़ी तथा गाजर की नीति से राष्ट्र को एकत्रित किया और वर्तमान भारत का स्वरूप जो है उन्होंने निर्माण किया था। तो इसमें आप देखेंगे आप कि पटेल जी ने बीपी मेनन से एक विलय पत्र तैयार किया, और जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, जिसमें रियासतों की रक्षा, विदेश मामले और संचार विषयों में भारत के अधिकार की वकालत की गई थी कि हम इन 3 मामलों को देखेंगे, बाकी जो है आप राज्य जो राजा के कब्जे में रहेगा वही सारी चीजें होंगी। लेकिन देखिए कि तब के भारत में आज में क्या बदलाव आया। सारे राजाओं के राज्य को खत्म कर दिया गया और भारत जो है यूनियन बन गया। ठीक है, तो उन्होंने अधिकांश रियासतों को समझा बुझाकर मना लिया था, पर कुछ रियासतें पाकिस्तान में मिलने को तैयार थी, तो कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। यदि ये रियासतें भारत में नहीं मिलती तो भारत का सुरक्षा, आंतरिक समस्या और वर्तमान भारत के सामरिक और भौगोलिक परिदृश्य पर आघात पहुंचता। ठीक है, परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें मिलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णायक कदम उठाए गए। क्या क्या था? तो हैदराबाद कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे, तो हैदराबाद के निजाम जो है, रजाकारों के नेतृत्व में निजाम जो था वो जो है कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे। वहां के जो रजाकार था कासिम रिजवी, उसके नेतृत्व में रजाकार, वहां के गुंडे थे जो है वो अपना एक अलग जो है व्यवस्था बनाकर चलाते थे, और रजाकारों की जो समर्थन था निजाम को था। और इसी कारण जो है वो कह रहे थे कि कासिम रिजवी आकर के जब सरदार वल्लभ भाई पटेल से बैठा और उन्होंने बुलाया कि भाई आप मिल जाइए, क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो कासिम रिजवी ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि हम वहां खून बहा देंगे यदि कोई गया तो, और अपना खून बहाएंगे भी और दूसरे का खून भी निकाल देंगे हम, ऐसी बातों को बोला। तो उस समय तो पटेल जी ने कुछ नहीं बोला। बाद में जो है स्वतंत्रता की इच्छा को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा समाप्त किया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया और सशस्त्र जो है सेना के माध्यम से उसको कब्जा किया गया। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान पाकिस्तान को मिलाना चाहता था। अब जूनागढ़ का नवाब क्या था कि ये कत्थक वगैरह बहुत ज्यादा करते थे जूनागढ़ के नवाब, और कहा यह जाता है ये अपनी बीवियों को छोड़ करके कुत्तों के साथ लेकर के पाकिस्तान भगे हुए थे। जब ये पाकिस्तान चले गए, क्योंकि यहाँ अब एक चीज और था कि यहाँ का नवाब जो था, नवाब मोहम्मद महावत खान, वो मुसलमान था, जबकि यहाँ मेजोरिटी जो जनता थी वो हिंदू थी। तो इसलिए वहां जनमत का संग्रह हुआ। जनमत संग्राम में जूनागढ़ भारत में मिल गया। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई हो गए वहां पे। अब तीसरा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ठीक जूनागढ़ के उल्टा मामला था। जम्मू कश्मीर में का शासक हिंदू था, लेकिन वहां की मेजोरिटी जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के आग्रह पर भारत में इसे सम्मिलित किया गया। इसीलिए पाकिस्तान इस पर कब्जा भी कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि जनमत संग्रह आप करवाइए, और जनमत संग्रह हुआ नहीं था। इसी कारण जो है पाकिस्तान के कबीलाई जो है इस पे जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिए, और अंततः हरि सिंह को जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने में बीपी मेनन का बहुत योगदान है। आपको पता होगा कि बीपी मेनन जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकार थे। ठीक है, इसके बाद पटेल जी ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बड़े प्रशासनिक इकाई बनाई, जिसे शासन सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दिया। तो वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। जो वर्तमान परिदृश्य में भारत दिख रहा है, उसके निर्माण में इनका अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको इसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। जो भी सेगमेंट थे मैंने आपको हर चीज से जोड़ने का प्रयास किया है। कोई भी क्वेरीज होगी बताइएगा, मैं इसका और संशोधन करने का